आर्थिक और राजनीतिक कारणों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता और व्यापक कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन का फायदा उठा रहे थे। उस समय भारतीय समाज में सामाजिक अनेकता थी, अशिक्षा थी, साथ ही साथ बहुत सारी कुरीतियां भी थी। अंग्रेज इन सब का फायदा उठा रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने भारत पर पूरा अधिकार कर लिया था। भारत पर शासनाधिकार स्थापित हो जाने के कारण वे भारतीयों को तुच्छ समझते थे। इस तरह से वे भारतीयों को अपने से नीचा मानते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। अंग्रेजी शासन ये चाहता था कि सामान्य जनता को पाश्चात्य शिक्षा दी जाए, लेकिन भारतीयों के मन में ये बात घर कर गई कि ये ईसाई बनाने की अंग्रेजों की एक चाल है। अंग्रेज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रेल और सड़क की व्यवस्था कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और सड़क व्यवस्था को भी भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की चाल समझा। अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था भी शुरू कर दी थी। इससे उनके व्यापार में बहुत गति आ गई थी, लेकिन भारतीयों के मन में इसे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की एक चाल समझा जा रहा था। इस समय तक समाज में ईसाई मिशनरियों की संख्या बढ़ गई थी और ये ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने लगे थे। साथ ही हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म की खुली निंदा करने लग गए थे। सन 1850 में कंपनी ने एक कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे उसकी पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इस प्रकार ये सभी कारण ऐसे थे जो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह को बढ़ा रहे थे। बहुत सारे ऐसे सैन्य कारण भी थे जिसके कारण सिपाहियों के मन में विद्रोह की भावना उठ रही थी। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। भारतीय सैनिकों की सुविधाएं और वेतन भी अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थे। उसी समय अंग्रेजी सेना में नई तरह की राइफलों का प्रयोग किया गया। इन राइफलों में जो कारतूस लगाए जा रहे थे उनके चर्बी युक्त होने की अफवाह फैली और इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी हमने चर्चा करी और जिनके कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ रही थी। इस अशांत परिस्थितियों में देश को वापस अपने हाथों में लेने के लिए और भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए एक सशक्त संघर्ष की योजना बनाई गई। भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक सशक्त और व्यापक संघर्ष की योजना बनाई गई। इस संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह आदि ने आरंभ किया और इन लोगों ने साथ ही साथ दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं और जमींदारों को भी इस योजना में जोड़ना शुरू किया, क्योंकि इस समय तक क्रांतिकारी ये समझ चुके थे कि अब हमें जो संघर्ष करना है वो बहुत ही व्यापक रूप में होना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय विद्रोह हुए थे उन्हें अंग्रेजों द्वारा आसानी से दबा दिया गया था। बच्चों, आपको स्क्रीन पर नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1857 के संघर्ष की योजना में कार्य करना प्रारंभ किया था। आप सभी को इन्हें पहचानना अवश्य चाहिए। इस आंदोलन के अखिल भारतीय नेतृत्व के लिए उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को चुना गया, क्योंकि वह देश की एकता के प्रतीक माने जाते थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का एक संगठन बनाया गया। ये संगठन 1857 के संग्राम को अखिल भारतीय रूप देने के लिए कार्य कर रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। इस सशक्त संघर्ष के लिए 31 मई 1857 की तिथि निश्चित की गई।
आंदोलनकारी जगह जगह जाकर के रोटी और कमल का फूल लोगों के बीच में बांट रहे थे और इस प्रकार रोटी और कमल का फूल देकर वे साधारण जनता के मन में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना को जगा रहे थे। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। जैसा हमने अभी चर्चा की थी, उस समय नई तरह की राइफलों का प्रयोग हो रहा था, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने के लिए भारतीय सैनिकों को मजबूर किया जा रहा था। भारतीय सैनिक इसका विद्रोह करते थे। बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और साथ ही अपने साथियों को इकट्ठा करके उन्होंने इसके प्रति विद्रोह किया। ये विद्रोह इस तरह से बैरकपुर से शुरू हुआ और इसके बाद ये विद्रोह मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बिहार और मध्य प्रदेश तक फैल गया। बच्चों, आइए इसे हम मानचित्र के माध्यम से भी समझें। ये मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। इस मानचित्र में क्रांति कहाँ से शुरू हुई, किन किन जगहों पर फैली और उस क्रांति की नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे, इनको बताया गया है। आइए इन्हें हम ध्यान से देखें। सबसे पहले ये क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई, जहाँ पर मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। इसके बाद मेरठ में भी सिपाहियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। इसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच गया, जहां पर इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इस संघर्ष का नेतृत्व कर रही थी। साथ ही बिहार में जमींदार कुंवर सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई ने भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर दिया और इस प्रकार ये विद्रोह जो बैरकपुर से शुरू हुआ था, धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। आप भी इस मानचित्र को अपनी किताब में अच्छी तरह देख करके इन जगहों को और इन क्रांति का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों के चित्रों को अच्छी तरह पहचानिए। ये सभी वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष को गति और दिशा प्रदान करी।